हेलो बच्चों, आप सभी का अभ्यास इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स में किस तरीके से कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स वो फोर्स होता है जो किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, जैसे आपके पास दो चार्जेस हैं और वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और हर दो बॉडीज़ के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स इस यूनिवर्स में लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसके लिए न्यूटन ने अपना एक लॉ भी दे रखा है जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इन दोनों फोर्सेस से भली भांति परिचित होंगे। चलो आओ इनके बीच में कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन हम दो तरीके से करेंगे। पहला, हम इनके बारे में सिमिलैरिटीज़ को जानेंगे और दूसरा हम इनके बारे में डिससिमिलैरिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ इन बोथ लॉज। तो पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें आप पढ़ते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आप पढ़ते हैं F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो दोनों के दोनों फोर्सेस ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं वो डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाते हैं। तो दिस रिलेशन इज़ वैलिड फॉर दीज बोथ फोर्सेस। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोनों ही फोर्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और मासेस। तो यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों ही फोर्सेस प्रोपोर्शनल हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और मासेस। बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़। अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 इस तरीके से रखे हैं मान लिया, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। एंड इसी तरीके से अगर हम मान लें ये दो मासेस हैं तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर से, ठीक है, उस लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेज डज नॉट depend upon the path followed and both forces can be operated in vacuum। मतलब वैक्यूम जहाँ पर फ्री स्पेस है, जहाँ पर एयर नहीं है, तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस ऐसी जगह पर भी लग सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आप इसे डिफाइन कर पाएँ। और ये कहलाती है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो अब हम सीखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस में क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। नाउ अब हम बात करें इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिससिमिलैरिटीज़ की। तो वो देखिए, सबसे पहली डिससिमिलैरिटी ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है नेचर में। मतलब देखो, अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं और वो बॉडीज़ इस यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर चार्जेस के नेचर को बदल दिया जाए, एक चार्ज को प्लस दूसरे को माइनस कर दिया जाए, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है,
And gravitational force does not depend upon the nature of the medium while electrostatic force depends upon the nature of the medium. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, जब मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो हमने वहाँ पर कोफिशिएंट पढ़ा था, ठीक है। हमने वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी पढ़ा है और हमने ये भी सीखा है कि भाई परमिटिविटी जो होती है फ्री स्पेस की वो एप्सिलॉन नॉट है, बट अगर चार्ज किसी और मीडियम में रखा है तो फिर हम उसके लिए एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। एंड एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट के। तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाता है, मतलब चार्जेस अगर फ्री स्पेस के अलावा एयर के अलावा किसी और मीडियम में रखा है तो वहाँ पर के अलग से ऐड हो जाता है। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है कि चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ज़रूरी है कि वो किस मीडियम में रखे हैं, मीडियम का नेचर ज़रूरी है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो नेचर है मीडियम का, ठीक है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। चाहे चार्जेस चाहे मासेस जो हैं वो किसी भी मीडियम में रखें, उनमें सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एवरीवेयर। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी, यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ लेस स्ट्रेंथ दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, ठीक है। मतलब ये इतना वीक होता है कि दैट वी कांट फील इट। अगर आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो जैसे आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो वो बॉडी अर्थ पर ही तो आएगी ना, लौट के अर्थ पर आएगी। मैं सिर्फ अर्थ की बात कर रही हूँ अभी इसको, हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड है। जैसे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, ये गैलेक्सी है, ये स्टार्स हैं, ठीक है, हर कोई इक्विलिब्रियम में है, हर कोई बैलेंस्ड है, हर कोई संतुलित है। मतलब एवरीबडी इज़ मूविंग ऑन देयर पाथ ड्यू टू दिस फोर्स ओनली, ठीक है। हम भी अर्थ पर टिके हुए हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बट अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता तो हम अर्थ से चिपके ही रहते, मतलब हम जंप भी नहीं कर पाते, समझ रहे हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना वीक फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो देखो, अगर हम कंपैरिजन करें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का, वो 2.27 इंटू 10⁻39 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। एंड जो दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन करें तो वो इतने ज़्यादा टाइम्स क्या होता है, हैवी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये NCERT में ये क्वेश्चन दिए हुए भी हैं, क्योंकि बच्चे इनको सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किस तरीके से कितने टाइम्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से हैवी। तो ये कोर्स में आता है। तो नाउ यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।